नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 23 नवंबर के दिन हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम हुआ MPPSC द्वारा जो आयोजित किया गया था, उसके हम जनरल स्टडीज़ के प्रश्नों को इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ आपको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे मालूम पड़ेगा कि अब पीएससी का लेवल क्या हो चुका है, पीएससी ने अपने सिलेबस में क्या क्या चेंजेस कर लिए हैं या अपने क्वेश्चन के पैटर्न्स में क्या क्या उन्होंने चेंज किया है। इसके लिए इस लेक्चर को देखना बिल्कुल ना भूलेगा। हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जहां जो एमपीपीएससी द्वारा की गई गलती है उसे भी बताएंगे और इसके आखिरी में आपको बताएंगे कि हम एमपीपीएससी 2026 के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस लेक्चर में आखिरी तक बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है, राज्य के निवेश संवर्धन के अंतर्गत 2024-25 में कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था कि निवेश संवर्धन के अंतर्गत 2024-25 में मतलब हमें कितना निवेश प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश सरकार को। अब देखिए, यहाँ आपके यूनिट 6 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है। इसका जो राइट आंसर है वह है 3,74,834 क्या प्राप्त हुए हैं, प्रस्तावक यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होना था वो होना था आंसर डी। 3,74,00,000 करोड़ रुपए का हमारे यहाँ क्या हुआ है, निवेश प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश सरकार को 2024-25 में। अब दूसरे की हम बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, लघु अवधि प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड में केंद्र सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक कार्यक्रम है। यहाँ पर बताया गया है कि लघु अवधि के लिए मध्य प्रदेश में जो कि राज्य में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने कौन सी योजनाओं को पोषित किया है, यानी कौन सी योजना को उन्होंने फाइनेंस किया है। तो इसका राइट आंसर है संकल्प योजना। क्या है, संकल्प योजना है। यहां भी आपकी यूनिट 6 से ही संबंधित है, आपको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश कितने मानव दिवस सृजित किए गए हैं। यानी यहाँ पर पूछा गया है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने मानव दिवस सृजित किए गए हैं। तो यहाँ पर बताना है कि लगभग कितने। तो इसका राइट आंसर होना था 19.95 करोड़। क्या था, 19.95 करोड़ इसका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अब हम आगे चलते हैं। एक जिला एक उत्पाद की बात की गई है। एमपीपीएससी की यूनिट 6 में अलग से टॉपिक दिया गया है। यहाँ पर बोला है कि एक क्या कीजिए, आप मिलाइए कि किस जिले में कौन सा उत्पाद है। ठीक है, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना लेके आई गई थी, जिसमें हर एक जिले में एक उत्पाद की घोषणा की गई थी और उसे क्या किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अनूपपुर आप सभी को पता है जनजाति है, तो वो कोदो कुटकी से संबंधित हो जाती। जब हम देवास की बात करते हैं तो देवास में आपको समझ में आएगा क्या, तो देवास में आना चाहिए बांस। ठीक है, फिर खंडवा में हम जाएंगे तो खंडवा में आता है प्याज, और मंदसौर में जाएंगे तो मंदसौर में आएगा लहसुन। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी है। ये सेम प्रश्न आपको एमपीपीएससी 2026 में भी देखने को मिल सकता है, जो कि यूनिट 6 से संबंधित है। अब हम 5वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, यहां पर लिखा है, भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा राज्यों में फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2005 संबंधी प्रतिवेदन में बजट राशि के व्यय में गुणवत्ता की दृष्टि में मध्य प्रदेश राज्य देश में किस स्थान पर है। यानी यहाँ पर बोला गया है कि नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया था, उसका नाम था फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025। ठीक है, उसमें बताया गया था कि हर राज्य अपने स्वास्थ्य को लेकर या हेल्थ के ऊपर कितना बजट हर बार दे रहा है। तो उसके हिसाब से बोला गया था कि उनकी गुणवत्ता के हिसाब से बताइए मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे है। तो इसका आंसर था, क्यों,
क्योंकि मध्य प्रदेश है भैया 90 नंबर पे। कौन से नंबर पर है? मध्य प्रदेश 90 नंबर पर है। ये 4 ही आंसर क्या है इसके गलत हैं, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है यहां पर गलत हो जाता है। देखिए यूनिट 6 से लगभग कितने अच्छे प्रश्न पूछे गए जो आपको याद होने चाहिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक घोषणा कर देता हूं कि हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का लाइव बैच लॉन्च कर दिया है और यह स्टार्ट होने वाला है 1 दिसंबर 2025 से। जैसा हमने 2025 में भी आपको वादा किया था कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, आपको याद कराएंगे, उसी बेसिस पे हमने यहाँ वापस से लाइव बैच चालू किया है जो कि 1 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होने वाला है। इसकी फीस मात्र रहने वाली है 999 में आपको यह कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ में पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल भी मिलने वाले हैं, साथ में कुछ टेस्ट बीच में लाइव हम ऑर्गेनाइज भी कराएंगे जिसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है। इससे जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है पीएससी बाय डीसी सर को। कोई भी दिक्कत आती है तो हम हमारे दिए गए नंबर पर क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस कोर्स से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। जिसे 2026 प्यारा है वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 1 दिसंबर 2025 से हमारी क्लासेस वापस लाइव हो जाएंगी जिसमें आपको कोर्स में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ मटेरियल, मॉक टेस्ट सभी कुछ मिलने वाला है। और फीस आप देखिए मात्र 999 में है और डीसी सर का वही भरोसा, इस बार वापस हम आपको पूरा करके बताएंगे और आपका प्रीलिम्स पक्के में निकला के हम आपको दिखाएंगे। तो आप एक बार इस कोर्स से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न है रिसर्च एवं एनालिसिस विंग, जिसे हमें मध्य भारत में बोला जाता है RAW के सचिव के रूप में 1 जुलाई 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है भैया पराग जैन। क्या है इसका राइट आंसर? पराग जैन। तो याद रखिएगा इन्हें हाल ही में क्या बनाया गया है, रॉ का सचिव बनाया गया है, जो कि भारत की एक विंग है जो कि मेनली रिसर्च का काम करती है, ठीक है, या एनालिसिस का काम करती है। तो याद रखिएगा पराग जैन इसका राइट आंसर है। अब देखिए हम देख रहे हैं कि सर जुलाई आज के डेट में कितना चल रहा है, नवंबर, तो लगभग हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पूछ रहा है हमारे यहाँ से पिछले 5 महीने का करंट अफेयर। तो हम पिछले 5 महीने का करंट अफेयर भी आपके लिए लेके आने वाले हैं। 7वां है कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या है। और बेटा जब आप हमारी एफएलटी निकालेंगे और एफएलटी जो आपने 50 वाली मैंने लॉन्च की है और उसका आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 14 से 15वां टेस्ट जब लगाएंगे ना, तो आप में यह प्रश्न आपको सीधा देखने को मिलेगा। तो हम जो टेस्ट सीरीज बना रहे हैं वो पूरा एनालिसिस करके बना रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा महंगी नहीं है, 199 में आप उसे लगा सकते हैं और देखने को मिलेगा कि सेम प्रश्न आपको वैसे के वैसे ही मिलेंगे। ये रो वाला प्रश्न भी मैंने उससे पूछा था जो आपको 6 से 7वें पेपर में मिल जाएगा। ये 14 से 15वें पेपर में आपको मिलेगा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम। जो व्यक्ति टेस्ट सीरीज दे रहा होगा रेगुलर वो बिल्कुल सही आंसर लगा के आया होगा और इसका राइट आंसर है बी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए इसका राइट आंसर है। अब देखिए महिला क्रिकेट में विश्व कप 2025 जीतने वाली टीम में मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी हैं? और ये देखिए अभी हाल ही में मैंने एमपीपीएससी की एफएलटी टेस्ट सीरीज में पूछा था कि विश्व कप विजेता खिलाड़ी क्रांति गौर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। ये हमारी एफएलटी में आपको सीधा मिलता। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं वो पूरा एनालिसिस करके बनाते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, उसको एनालिसिस करते हैं और आपके सामने रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्रांति गौड़, जो कि किस जिले से संबंधित थी? तो छतरपुर जिले से संबंधित है और यह प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर किस क्षेत्र के योगदान हेतु महिलाओं को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया जाता है? ये भी मैंने एफएलटी में पूछा हुआ है और इसका राइट आंसर है आदिवासी लोक कला, लोक एवं पारंपरिक कलाओं में। इसमें मैंने एक ऐसा प्रश्न बनाया था, आपसे पूछा था, इधर पुरस्कार का नाम लिख दिया था और इधर पूछा था क्षेत्र, इसमें से कौन सा असुमेलित नहीं है या सुमेलित नहीं है, ऐसा मैंने प्रश्न पूछा था और उसमें राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार का भी मैंने पूछा है। तो आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल सही मिलेगा। आप मेरा यही मानना है कि आप उस टेस्ट सीरीज को देना ना भूलिएगा।
अभी आपको 50 टेस्ट मिलने वाले हैं और बेटा 50 एफएलटी में मैं आपको बता रहा हूं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लगभग 90% प्रश्न में वहीं से सीधे टेस्ट सीरीज से आपको ना दिखा दूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 100% आपको देखने को मिलेंगे। मई 2025 में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं के दौरान सहायता के लिए राहगीर योजना चालू की गई है? तो ये हमारी चालू की गई है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसमें बोला गया है कि कभी आप किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाते तो आपको 25,000 रुपये का क्या दिया जाएगा? पुरस्कार दिया जाएगा। किसके तहत? राहगीर योजना के तहत। तो याद रखिएगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप सहायता करते हैं, उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राहगीर योजना के तहत आपको 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अब देखिए 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में मध्य प्रदेश विधानसभा की दलीय स्थिति क्या है? तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे नवंबर 2023 में, 23 में। उसके बाद आप सभी को पता है कि लगातार हमने देखा कि सीटें बदलती गई, तो उसके हिसाब से यहाँ पर पूछा गया था। तो बीजेपी की 163 सीटें हैं, कांग्रेस की जो 66 सीटें हैं और बीएपी की 1 है। ठीक है, आदिवासी जो पार्टी थी, ठीक है, जिसके आप सभी को पता होगा कि रतलाम के एक सेलाना से एक विधायक बने थे, बहुत चर्चित रहे थे। तो इसका राइट आंसर है सी वाला। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो आप सभी को पता है प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं? मुख्य सचिव होते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। अब देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मध्य प्रदेश में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो इसमें से जो विषय शामिल नहीं है वह है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या है? मेनली विषय शामिल नहीं है। बाकी सामुदायिक, आर्थिक और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ये तीनों क्या हैं? शामिल है। फिर हम आते हैं 14वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं? तो आप सभी को पता है केडी खान। और बहुत बार मैंने पूछा है, पिछली बार मैंने प्रश्न बनाया था कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख सूचना आयुक्त नहीं रहे हैं, और यह एमपीपीएससी ने पूछा भी था। तो ऐसे प्रश्न हमने इस बार की एफएलटी में भी डाले और आप जाओगे तो अभी भी आपको यह प्रश्न मिल जाएगा, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त नहीं रहे हैं? यहाँ पर पूछा रहे हैं तो केडी खान इसका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं इको मार्क प्रमाणीकरण भारत में कौन जारी करता है? तो आप सभी को पता है कौन जारी करता है? भारतीय मानक ब्यूरो इसे जारी करता है। ये बात याद रखिएगा, इको मार्क को। अब बहुत सारे लोग बाग क्या करके आए होंगे? पर्यावरण मंत्रालय लगाए आए होंगे। उन्हें सोच रहा होगा कि इको मार्क है यानी इन्वायरमेंट से संबंधित, तो पर्यावरण मंत्रालय नहीं, भारतीय मानक ब्यूरो क्या करता है? इसे जारी करता है। अब हम बात करते हैं निम्न में से कौन सी एंड्रॉयड का संस्करण नहीं है, यानी यहाँ पर पूछा गया है कौन सी एंड्रॉयड सेवा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं एंड्रॉयड सेवा की कौन सा नहीं है। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो देखिए ओरियो आप सभी को पता है क्या है, एक प्रकार का एंड्रॉयड है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा पहले। फिर देखिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर इन सब में थोड़ा बहुत डाउट रहता है, इन सभी को मैं अभी क्लियर करता हूँ। पहले आपको जो समझना चाहिए उन प्रश्नों को हम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये पूरे तकनीक वाले पूरे करा दूंगा। ठीक है, पहले अपन समझते हैं 21वें पे। एरंड से किस शासक का अभिलेख नहीं मिलता है? तो आप सभी को पता है नहीं मिला है। क्या पूछा गया है? नहीं मिला है। तो समुद्रगुप्त का मिला है, तोरणमाल का मिला है, कुमारगुप्त का मिला है। फिर यहाँ पर क्या है? बुद्धगुप्त। तो बुद्धगुप्त का नहीं मिला है। इसका राइट आंसर क्या होना था? बुद्धगुप्त इसका राइट आंसर होना था। फिर देखिए ग्वालियर के तोमर वंश के संस्थापक, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही जब तोमर वंश पढ़ाया था आपको इस YouTube चैनल पे, तो आप सभी को पता होगा कि कौन नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर सिंह देव इसका राइट आंसर है। 1390 में इन्होंने ग्वालियर वाले क्षेत्र में तोमर वंश की स्थापना की थी। और यहाँ मैंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो एफएलटी टेट सीरीज चल रही है उसमें भी डाला है। बुंदेला की राजधानी ओरछा की नींव किसने रखी थी? तो आप सभी को पता है किसके द्वारा रखी गई है? रुद्र प्रताप देव के द्वारा रखी गई थी 1501 में।
फिर रतौना सत्याग्रह आप सभी को पता है कहाँ पर हुआ था रतौना सत्याग्रह, तो सागर में हुआ था। यह भी हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की एफएलटी में आपको मिल जाएगा। फिर देखिए चावल आंदोलन किस जिले से जुड़ा हुआ है, तो आप सभी को पता है कहाँ पर हुआ था चावल सत्याग्रह, रीवा में हुआ था। फिर हम बात करेंगे आगे, उससे पहले मैं आपको एफएलटी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ 199 में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई थी। अभी तक हमने मात्र कितने टेस्ट लिए हैं, एफएलटी 19 हमारी कंप्लीट हुई है। अभी भी आप इससे ज्वाइन करेंगे तो आप टोटल 30 टेस्ट दे सकते हो। इन टेस्ट को भी आप दे सकते हो, ऐसा नहीं कि इन टेस्ट को नहीं दे पाओगे, आप अपने हिसाब से शेड्यूल बना के 19 टेस्ट को भी दे सकते हो। कभी आपने ये 30 टेस्ट दे दिए तो आपके पास 3000 फैक्ट हो जाएंगे, और 3000 में दो दो आपने कभी कनेक्ट कर लिए तो लगभग आपके पास 8 से 9000 फैक्ट आपकी टेस्ट सीरीज में लिखे रहेंगे। सबसे अच्छी बात है हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं, जिनको आप निकाल कर ऑफलाइन मोड पर भी दे सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप सभी को पता है दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है हमारे यहाँ, तो गोंड है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोंड हो जाएगा। फिर विशेष पिछड़ी जनजातियों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की कौन सी योजना है, तो आप सभी को पता है बेगा, भारिया और सहरिया के लिए आहार अनुदान योजना चलाई जाती है। इसके तहत 1250 रुपये प्रदान किए जाते हैं, और यह एफएलटी नंबर आई थिंक 17 में मैंने यह प्रश्न पूछा था, ठीक है। फिर बेगा जनजाति के कुल देवता कौन से, तो आप सभी को पता है कौन है, बूढ़ा देव इनके क्या हैं, कुल देवता है। फिर यहाँ पर पूछा गया रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित है, तो आप सभी को पता है रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी, तो गोंडवाना वंश में इनकी शादी हुई थी, जो कि चंदेल राजकुमारी थी, और इनका विवाह होता है गोंड राजा से। तो ये किस जनजाति से संबंधित हो जाती हैं, गोंड जनजाति से संबंधित हो जाती हैं। फिर प्रधान गायक किस जनजाति से संबंधित है, तो आप सभी को पता है प्रधान गायक किससे संबंधित है, गोंड से संबंधित है। कटनी से प्राप्त रूपनाथ शिलालेख किस शासक का है, तो कटनी से जो रूपनाथ शिलालेख प्राप्त होता है वह है अशोक का। अब यहाँ पर आपका एक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि रूपनाथ शिलालेख कहाँ पर है, तो रूपनाथ शिलालेख है कटनी में। मैंने एफएलटी में प्रश्न पूछा था कि मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में अशोक के शिलालेख नहीं मिलते हैं, ऐसा प्रश्न मैंने बनाया था। एक प्रश्न मैंने बनाया है कि भैया यहाँ पर शिलालेख के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर जिलों के नाम लिखे हुए हैं, तो ऐसा भी मैंने बनाया है। एक बनाया था कि यहाँ पर शासकों के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर उनके शिलालेख के नाम लिखे हुए हैं। ऐसे प्रश्न मैंने बनाए हैं, और ऐसी कुछ प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। फिर देखिए यवन राजदूत हेलियोडोरस किस वंश के के समय बेसनगर आया था, बेसनगर यानी विदिशा। तो आप सभी को पता है किसके काल में, शुंग काल के दौरान हेलियोडोरस आए थे। वहीं पर इन्होंने अपना खम्ब बावा लगाया था, जो कि भागवत धर्म से संबंधित है। किस कलचुरी शासक को उज्जैनी भुजंग कहा जाता है, तो आप सभी को पता है कि युवराज देव प्रथम को क्या कहा जाता है, उज्जैनी भुजंग कहा जाता है। जब मैंने एमपीपीएससी की सीरीज चालू की थी उसमें भी यह मैंने पढ़ाया है, और साथ में टेस्ट सीरीज में भी मैं पूछूंगा। फिर देखिए मोहम्मद गजनबी के चंदेल पर आक्रमण के समय चंदेल शासक कौन था, तो आप सभी को पता है राजा विद्याधर थे। फिर भोज द्वारा वास्तुशास्त्र के रचित ग्रंथ का नाम क्या था, आप सभी को पता है संग्राम सूत्रधार है। गांधी सागर किस नदी पर बंधा हुआ है, तो आप सभी को पता है गांधी सागर चंबल पर बना हुआ है। गरज मैंने ट्रिक भी बताई थी, गांधी सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर, और ये एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज में मैं पूछ चुका हूँ। कोलार परियोजना किस जिले में, तो आप सभी को मैंने डाउट भी क्लियर किया था कि यह कहाँ पर है, सीहोर जिले में है, पर इसका जो हेडक्वार्टर बना हुआ है वो कहाँ पर बना हुआ है, भोपाल में बना हुआ है, ठीक है। और ये किस नदी पर है, तो सीहोर में ही बनी हुई है कोलार परियोजना, आपको याद रखना है। फिर आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करेंगे पन्ना छतरपुर जिले में फैली हुई खनिज श्रृंखला कौन सी, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैप के द्वारा कि मध्य प्रदेश में जो हीरा मिलता है वह बिजावर श्रेणी में मिलता है, और छतरपुर में भी हमें हीरा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कौन सी श्रेणी मिलेगी, बिजावर श्रेणी मिलेगी, जो कि कुड़प्पा क्रम से संबंधित है, ये भी बताया था मैंने। तो यहाँ पर देखिए, और ये एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में मैंने पूछा है। सतना जिले की बेहट खदान किससे संबंधित है, तो बेहट भैया बहुत ही फेमस खदान है और यह गेरू से संबंधित है। ये एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में पहले भी पूछा गया है, साथ में एफएलटी में भी मैंने इसे जोड़ा था। बेलसपन सोलार प्रोजेक्ट किस जिले में है, तो आप सभी को होता है बेलासपन सोलार प्रोजेक्ट हाल ही में कंप्लीट होने वाला है, जो कि नीमच जिले में बनाया जा रहा है।
चंबल नदी पर स्थित जलप्रपात है, तो ये प्रश्न गलत है। राहतगढ़ आप सभी को पता है बीना नदी पर है जो कि सागर में बना है। केवटी आप सभी को पता है महाना नदी पर बना हुआ है। अप्सरा इसे फेरी फॉल भी कहते हैं जो कि पचमढ़ी में है। और मंदार आप सभी को पता है चंबल अपनी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कोई भी नहीं है, ये प्रश्न गलत है। इसका राइट आंसर होना था चूलिया वगैरह जो भी आता उसका सही आंसर होता। फिर देखिए गोमनपुर पहाड़ियाँ किस जिले में है, तो आप सभी को पता है यहाँ पहाड़ियाँ हैं धार जिले में। मेकालसुता इस नदी का नाम है, बहुत बार मैंने पूछा हुआ है, नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी का नाम है मेकालसुता। फिर करेरा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो आप सभी को पता है करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर है, शिवपुरी जिले में। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित था, कौन सा कथन सही हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। क्या वार्षिक तापांतर अपने अधिक रहता है? क्या नहीं रहता, नॉर्मल। समुद्री प्रभाव नहीं पहुँचता है, क्या ये सही है? क्या पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम वर्षा होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मानसून प्रभाव कम रहता है, ये भी गलत है। हमारे यहाँ मानसून प्रभाव भी ज़्यादा ही रहता है। समुद्री प्रभाव नहीं पहुँचता है, क्या पहुँचता है हमारे यहाँ? ठीक है, समुद्री प्रभाव पहुँचता है तभी तो हमारे यहाँ अपन देखते हैं कि पानी भी गिरता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होना था पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम वर्षा होती है, ये बिल्कुल गलत है। मानसूनी प्रभाव नहीं रहता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होना था? डी होना था। छिंदवाड़ा जिले की पतालकोट में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो आप सभी को पता है भारिया पाई जाती है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की किन जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में रखा गया? तो अभी हाल थोड़ी देर पहले मैंने बेगा, भारिया, सहारिया बताया गया था। ठीक है, और ये मैंने MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में भी पूछा है। फिर यहाँ पर पूछा है गातला किस जनजाति से संबंधित है, तो गातला आप सभी को पता है भील जनजाति से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं सेंधवा में आदिवासी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? मैंने MPPSC की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में पूछा हुआ है, जो कि भीमा नायक के नेतृत्व में हुआ था। फिर देखिए यहाँ पर पूछा गया थाप्ती नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो कोरकू जनजाति से थाप्ती नृत्य संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या समझना है कि हाँ सर पेपर कुछ इस प्रकार का आता है कि हमसे बनेगा भी और नहीं भी बनेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। यानी लगभग हम देख रहे हैं कि लगभग मिला जुला पेपर ही हमें क्या आ रहा है, बनने को आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, MPPSC के प्रीवियस ईयर के मैं पेपर अब आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर वहीं से आ रहा है। मैं कुछ 1-2 प्रश्न और आपको करा देता हूँ जो मैंने किस यूनिट से छोड़ दिए थे, हमारी 6th यूनिट से हमारी 9th यूनिट से छोड़ दिए थे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला 18वें प्रश्न पे हम चलते हैं। मशीन लर्निंग एक प्रकार की कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क और प्रतिनिधि लर्निंग का उपयोग करता है, जो इसे किस रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है डीप लर्निंग। क्या है इसका राइट आंसर? डीप लर्निंग बिल्कुल सही आंसर है। फिर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि सर्च इंजन में पूर्वानुमान टाइपिंग सुविधा जो कीवर्ड टाइप करते समय वाक्य में अगला शब्द सुझाकर हमारी मदद करती है और बर्तनी जांच सुविधा के लिए इसका एक उदाहरण है। तो ये किस में होगा? ये क्या यहाँ डीप लर्निंग में होगा क्या? तो यह डीप लर्निंग में नहीं होगा, ये किस में होगा? NLP, न्यूट्रल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। VPN के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं किस प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा मॉडल का उदाहरण है? तो इसका आंसर आप दीजिएगा। ठीक है, साथ में 20 का आंसर भी आप दीजिएगा। दोनों का आंसर आपको देना है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको डेली एक पेपर सॉल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर का। बस आप हमारे चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हमारा MPPSC का प्रीलिम्स कोर्स ज्वाइन बिल्कुल ना करना भूलिएगा। साथ ही FLT टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका पेपर वहीं से आपको देखने को मिलने वाला है। अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।